मैं बातें दोहराना पसंद नहीं करता, मगर मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, हर चीज़ बारीक-बीनी और वक्त पे कीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा और मेरे लिए। अब चूँकि आप मज़ीद 40 मिनट दूसरी किताब लाने में लगाएंगे, इसलिए मेरी सारी मीटिंग फ़िक्स करें और इस घंटे में और इसके बाद अपना काम शुरू करें। आपकी आसानी के लिए मैं किताब और साइट का नाम भी लिख देता हूँ। उसने दिल ही दिल में उस लंबे बालों और एक आंख वाले खूबसूरत डैशिंग चार्मिंग मगर बदतमीज़ डॉक्टर को घूरा, जो पता नहीं उसे क्यों अच्छा लग रहा था। हैं, अच्छा, 4 बातें सुना रहा था। वाह, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। मैं कोई सामान नहीं लाने वाली। अपने ध्यान में वो अपना मखसूस डायलॉग बोलकर सोफे की तरफ आई और अपने ओवर साइज बैग से लैपटॉप निकाला। ये नहीं ध्यान दिया कि हदाद हैरत से उसे देखने लगा। वो सारी बातें कह रही थी और वो इतनी बेखबर थी, अपने अंदर को बार बार क्यों नज़रअंदाज कर रही थी। वो उसको देखने लगा, फिर गहरा सांस लेकर काफ़ी का सूप लिया। बस बहुत जल्द वो उसे अपने पास बुलाएगा। ये कोई खास अपडेट तो नहीं है सोया? जी सर। उसके आहिस्तगी से कहने पर हदाद ने महसूस किया कि वो शर्मिंदा है कि उसने प्रोग्रेस नहीं किया। बच्चे, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो। और भी बहुत सी राहें हैं। बहुत से बच्चे मेडिकल स्टडीज़ छोड़कर कुछ बेहतरीन प्रोफेशन ढूंढ लेते हैं। अब वो ज़माना तो नहीं रहा जहाँ राहें महदूद होती थी। लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सभी बनना चाहती हैं जोहा, बनता वही जिसकी किस्मत हो। हदाद की बात पे उसे रोना आया। अजीब माहौल बनता जा रहा था। किसके पास जाए, किसके साथ अपना गम हल्का करे। हदाद उसके टीचर थे, अब तो वो भी नहीं रहे जिससे ऑस्ट्रिया गए हैं। तुम्हें पता है जोहा, मेरी वाइफ की यादाश्त चली गई है। ना सिर्फ उस हादसे में मैंने उसे खोया, बल्कि आई लॉस्ट माई बेबी एज वेल। उसके खामोशी पे हदाद ये बात कहे बगैर ना रह सका। मुझे अपना डॉक्टर होना इस वक्त इतना बेकार लग रहा है कि तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती कि इस प्रोफेशन को आग लगा देना चाहता हूँ। क्या फ़ायदा जब मैं अपनी बीवी को ये तक नहीं याद दिला सकता कि मैं उसका शौहर हूँ। क्या फ़ायदा डॉक्टर होने का जब भी मैं मेंटली सिक भांजी को संभाल नहीं सकता। क्या फ़ायदा कि इस प्रोफेशन से अपनी बेटी को बचा नहीं सका। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं कामयाब तरीन इंसान हूँ? नहीं, मैं इस दुनिया का सबसे निकम्मा तरीन डॉक्टर हूँ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है सर। कुछ चीज़ें इंसान के इख्तियार में नहीं होती। ऐसा भी नहीं कि आप हमेशा नाकाम ही हुए हैं। आपने खुद ही तो बताया कि आपके फ्रेंड को जब गोली लगी थी तो उस क्रिटिकल हालत में आपने उनकी जान बचाई थी, जिनके बचने के चांसेस कम थे। और भी बहुत से केसेस जो आपने हम सबको बताए, और भी बड़े नामुमकिन से थे वो भी। सर, तो आपका डॉक्टर होना बेकार नहीं है। अरे वाह, तुम तो अच्छी माही नफ्सियात बन सकती हो। ये बात मुझे समझा रही तो खुद को क्यों नहीं समझा सकती। जोहा, इस सिचुएशन में एक जगह बैठकर खूब मन लगाकर रो सकता था। मैं खुद पे मैं दुखियारे इंसान का खोल चढ़ा कर बेवला कर सकता था, लेकिन मैं ये काम कर चुका हूँ। ट्रस्ट मी। इस चक्कर में मैंने 14 साल बर्बाद कर दिए। हाँ, इसे बेकार तो नहीं कहूँगा। अगर इसे बर्बाद करना तो शायद मुझे मेरी बख्त ना मिलती। शायद इस वक्त मैं 3-4 बच्चों का बाप होता। मेरी सोबर सी बीवी होती जो मेरी खिदमत करती, मुझे तंग ना करती, खामोशी से मेरे हुक्म की ताबेदारी करती। एक परफेक्ट मगर बोरिंग लाइफ होती। शुक्र है क्योंकि मैं इस चीज़ की ख्वाहिश करता था, मगर दर हकीकत मुझे एहसास हुआ मैं इस ज़िंदगी के लिए नहीं बना। मेरी ज़िंदगी में बहारे बख्त से आई है। बख्त मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल करती है। वहाँ पहली बार मुस्कुराई। बख्त बहुत लकी है। वो हंस पड़ा। प्लीज़ कभी जब मिलना तो उसे मत कहना 10,000 बातें करेगी कि कहाँ से वो लकी। इसके मुताबिक किस्मत फूटी है मेरी साथ शादी करके उसकी। मगर मुझे ग्रैनी लाना ने बताया कि उन्होंने आपसे पहले इजहार किया था। उससे पता चलता है कि वो आपसे बहुत प्यार करती है। इस सारी बात का मतलब तुम्हें समझ आया कि नहीं जोया? वो नासमझी से कुछ कहने लगी कि हदाद बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर एक वाक़े के पीछे एक मकसद होता है। आपकी हार, आपकी जीत, आपकी नाकामी, आपकी कामयाबी आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। हम हर चीज़ को कबूल कर लेते हैं, अपने फेलियर्स को न जाने क्यों नहीं कबूल कर पाते, जो हमें हमारी खूबसूरत मंजिल से लेकर जाती है। मेरी नाकामी मुझे वक्त के पास लेकर गई। तो जोहा, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारे मसले, तुम्हारी नाकामी तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ लेकर जाएगी। उसे ऑन करो, इंतज़ार करो, मगर इंतज़ार के दौरान अपना वक्त बर्बाद मत करो। आई मीन इट। ज़िंदगी बहुत छोटी है। हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी ज़िंदगी है। हर शय खफा हो जाए तो उसे मनाया जा सकता है। ज़िंदगी खफा हो जाए तो मनाने का वक्त ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सर। मुझे प्रोग्रेस चाहिए। 1 हफ़्ते बाद बात करेंगे, मगर कोई मसला हो तो मुझे मैसेज कर देना। ओके सर। खाली बातें सुने और थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मुझे भी तो यकीन दिलाओ कि मैं भी किसी काबिल हूँ।
वो फ़ोन बंद करके फ़ोन को देखने लगी और फिर उसने वक्त देखा, उसका आखिरी लेक्चर का वक्त होने लगा। सर उठाकर देखा तो धक से उसे देखने लगी, ये यहाँ पर क्या कर रही हैं। जब उसने देखा कोई उसके सामने आया, ग्रे स्वेटर, ब्लैक पैंट और ब्लैक जैकेट में, और कोई नहीं, जावेद खड़ा था। आप, उसने मेरी बात सुने बगैर भाग क्यों गई? मैंने कहा था आपसे कि आपको मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप फिर भी भाग गई। वो एकदम परेशान हो गई। इसमें कोई शक नहीं था कि उस दिन दुकान पे कुछ चोर आ गए जिसकी वजह से उसके औसान हता हो गए, और बर वक्त जावेद ना आता तो उसने उसी लम्हे हार्ट अटैक से मर जाना था। वो जावेद का शुक्रिया अदा नहीं कर पाई क्योंकि वो उसके हाथ में गन देखकर डर गई थी और कॉलर छोड़ के आती वो वहाँ से भाग गई। हुआ कुछ यूँ था कि उसका ये नेबर मुसलसल उसे अपने इर्द गिर्द नज़र आने लगा था। हालांकि कुछ महीनों से तो उसका आना जाना बहुत कम हो गया था, लेकिन जोहा को महसूस होता था कि वो जब अपने घर वालों की हरकतों से भागने की कोशिश करती थी, ये आदमी इस लम्हे किसी मसीहा की तरह नाजिल हो जाता था। हालांकि वो कुछ करता नहीं था, मगर उसकी मौजूदगी से उसकी ढारस बनती थी। मगर कुछ हफ्तों से वजह से गायब हो गया था। जोहा को इसकी खतरनाक शख्सियत के गायब होने पर जहाँ सुकून मिला था, वहीं बेचैनी भी, और उसकी बेचैनी मज़ीद उसकी पढ़ाई पे नज़रअंदाज हो गई। हालांकि वो आपकी बार फेल नहीं हुई, लेकिन उसके सारे सब्जेक्ट में बुरे नंबर आने लगे, जिसमें उसे डैन और बाबा के साथ साथ अपनी सौतेली माँ से भी अलग डांट पड़ती। गरीनी लोना की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने जोहा को कहा कि ज़रा 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वो दुकान संभाल सकती है, क्योंकि शॉन दूसरे टाउन गया हुआ और कल 6 बजे तक आ जाएगा। जोहा को क्या मसला था, वैसे भी घर जाने का अब उसे शौक़ नहीं रहा था। वो 14 साल की थी जब उसके बाबा ने मामा को चेयर कहकर घर से निकाल दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि मामा ने अपने नेबर के साथ बाबा को चीट किया है। मामा रो रही थी। मामा अपने हवाले से बाबा को सफाइयाँ दे रही थी, लेकिन बाबा ना माने। ये तब से शुरू हुआ जब बाबा की कज़न और दादी आई थी। वो पापा के दिल में इतना शक पैदा कर चुकी थी कि बज़ाहिर वाकई लगने लगा कि उनके नेबर मुनीब आदिल से उसकी मम्मी काफ़िर था, जबकि दर हकीकत बिल्कुल उलट थी। मम्मी को एक बीमारी थी। बज़ाहिर तो वो नॉर्मल खुशबाश 2 बच्चों की माँ दिखाई देती थी, लेकिन अंदर क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। आहिस्ता आहिस्ता मम्मी की बीमारी जो थी वो नज़र आने लगी, जिसकी वो गवाह थी। मम्मी ने तैयार होना छोड़ दिया, मम्मी ने नज़रें मिलाना छोड़ दिया, मम्मी की सिर्फ बोर्ड की तरफ बात करने लगी। कभी कभी मम्मी बात करना छोड़ देती तो कभी इतना गैर ज़रूरी बोलती कि पापा और वकार अक्सर मम्मी को सुनना डालती। मम्मी को जो बीमारी थी वो स्किज़ोफ्रेनिया था। वो कुछ नहीं कहती थी, उसे पता था कुछ सही नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद मम्मी घर पे ना होती, वो अक्सर गायब रहने लगी। उन्होंने घर पे ध्यान ही देना छोड़ दिया। पापा तो बिज़ी रहते थे, पर वकार असरअंदाज हो रहा था। वो मम्मी से नफरत करने लगा, लेकिन जब से दादी की आमद हुई उसी दिन से सब कुछ बदल गया। उसे इतनी चीज़ों का नहीं पता था, मगर वो दिन क़यामत का ही दिन था। उसे मम्मी के रोने की मिन्नतें करने पे रोना आया। उसे अपनी माँ बेकसूर लगी। वो वाकई सच कह रही थी कि वो बीमार है। वो अपना इलाज करवाने गई थी, जबकि बाबा उन्हें पीट कर कह रहे थे कि इश्क के नाम पे इलाज करवाने गई थी। उसके बाद उसे याद नहीं कब उसे उसकी मम्मी को निकाला गया, कब उसके रोते बलकते वजूद को अपनी माँ से दूर करते हुए दादी और वकार ने पकड़ा और कब वो रोते हुए बेहोश हुई, उसे याद नहीं था। बहुत अर्सा वो अपनी माँ की तलाश में लगी रही, मगर वो तो जैसे गायब हो गई थी। उसने पापा से भी कहा कि उसे मम्मी से मिलना है, लेकिन पापा ने भी उसका ऐसा हशर किया कि माँ के बारे में उसकी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। फिर वो लोग स्विट्ज़रलैंड आ गए। पापा ने शादी कर ली। अपनी उन्हीं कज़न से जोहा को शदीद नफ़रत थी, उसी की वजह से मम्मी को निकाला गया था। वकार भी जोहा से दूर हो गया। जोहा से क्या, वो सबसे अलग थलग हो गया। शायद मम्मी समेत उसे सबसे नफरत हो गई थी। अपने आप से भी जोहा उसके करीब आने की कोशिश करती, अपने भाई से दोस्ती करने की, ताकि वो किसी तरह मम्मी को मिलकर ढूंढ सके, मगर वकार उसको झटकने लगा, उसकी बेइज्जती करता। और जब उसके इरादे पता चले तो उसने वो हंगामा खड़ा किया कि हद नहीं। उसके बाद उसने यहाँ से जाने का फ़ैसला किया। वो आप फ्लोरेंस में था, वहीं रहा था। वो इस दौरान सिर्फ 2 बार आया था, वो भी ईद के दौरान, मगर इतने फासले आ चुके थे और वो और जोहा बस सलाम करने तक रह गए। वो भी अपने आप को गुम करने के लिए पढ़ाई में ध्यान देने लगी। पढ़ाई में स्मार्ट थी, मज़ीद बहुत मेहनत और तवज्जो ने रंग दिखाया कि वो अब वो स्कॉलरशिप पर मेडिकल की स्टूडेंट थी।
बाबा को उसमें फ़ख्र था, मगर अपनी इस माँ की वजह से बाबा भी इज़हार नहीं करते थे। असल तब्दीली तब आई जब उसकी सौतेली माँ का सबसे छोटा भाई यहाँ रहने के लिए आया और उसकी मुलाकात मुनीब आदिल से हुई थी। वो लाइब्रेरी से निकली थी जब उसका किसी से टकराव हुआ था। उसके हाथों से बुक्स छूट गई थी तो वो सॉरी करती जो कर ठाने लगी। जब किसी के मुंह से अपना नाम सुनकर उसने झटके से अपना सर उठाया। उसने देखा कि हैंडसम मगर उसके बाबा की उम्र के आदमी ग्रे सूट में मलबूस थे। आप कौन? तो मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। वरना समझे से उसे देखने लगी। जब मुनीब ने अपना तारुफ करवाया तो ज़ोहा को झटका लगा। वो शख्स से भागने के बजाय बेकरारी से अपनी माँ को पूछने लगी। मुनीब ने सारी सच्चाई बता दी कि कैसे वो एक साइकोथेरेपिस्ट था और उससे उसकी माँ की हालत समझ आने लगी। वो उसकी मदद करना चाहता था। उसे उसकी माँ से हमदर्दी थी। उसने उसकी माँ की वो हरकत उसने उसकी माँ को वो हरकतें करते देखा था जो वो खुद बेटी होकर भी ना समझ सकी। माँ को जब एहसास हुआ कि वो वाकई ज़हनी बीमार है तो वो मुनीब से मदद लेने लगी। वो अपने बच्चों के लिए ठीक होना चाहती थी। वो अपने बच्चों को अपनी वजह से नज़रअंदाज नहीं होने दे सकती थी। ज़ोहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था उसकी माँ बेकसूर है, मगर वो अपनी माँ के लिए कुछ ना कर सकी। वो कहाँ है? अब मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो इस वाक़े के 2 साल बाद ही हकीकी से जा मिली। आई एम सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की ज़ोहा कि उसे ठीक कर सकूं, उसे ज़िंदगी की तरह वापस लाकर तुम लोगों से उसे मिलवाऊं, मगर वो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। वो बेकसूर थी, वो पाकीज़ा थी। वो मेरी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखती थी। पता नहीं तुम्हारे बाप को उसकी पाकीज़गी क्यों नहीं दिखाई नहीं दी। मैंने उसे ठीक करने के लिए उसे शादी भी की, उसे मोहब्बत भी दी। मैं तुम लोगों के पास भी आने लगा था, मगर उसने रोक दिया। वो तुम दोनों की आंखों में अपने लिए हकारत नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। उसने कहा, अगर उन्हें पता चला कि वो अब मेरी बीवी है तो उसका इल्ज़ाम सच्चा हो जाएगा। बच्चों को वाकई यकीन आ जाएगा कि उनकी माँ बद किरदार है। ज़ोहा की आंखों में ढेरों आंसू आ गए। वो फिर अंकल मुनीब को सुनने लगी। उसे पापा से ज़्यादा अंकल मुनीब अच्छे लगे। कितने समझते थे वो, मम्मी को कितना प्यार करते थे, और पापा ने क्या किया, उनको मार डाला। ये तुम्हारी अम्मी की चेन रखना तो मैं इसे अपने पास चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ की रूह के सुकून के लिए मुझे लगा तुम इसके हकदार हो। मैं बताना चाहता था कि वो बहुत पाकबाज खातून थी और तुम लोगों से बहुत प्यार करती थी। ज़ोहा ने नम आंखों से वो चेन ली और उन्हें देखा तो मुस्कुराई। थैंक यू अंकल। उसके बाद वो अपने बाप से मुतफ़र हो गई। वकार के बारे में जो थोड़ा बहुत सोचती थी वो भी उसने सोचना छोड़ दिया। यह सब उसकी माँ के कातिल थे। वो बेचारी उनकी खातिर रोते रोते इस दुनिया से चली गई और वो कितने आराम से खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब ऊपर से ताहिर की आमद ने तो मज़ीद डिस्टर्ब कर दिया। वो बज़ाहिर डिसेंट दिखने वाला आदमी दर हकीकत शैतान था। उस शैतान से बचने के लिए वो अब रोज़ घर से दूर रहने लगी। वो भी शायद अपनी माँ की तरह काम कर रही थी, अपने अंदर और बाहर के शैतान से भाग रही थी। मम्मी के पास तो मुनीब अंकल थे, उसे निकाल दिया था और कहाँ जाएगी वो। इसी सोच में वो स्टोर पे चीज़ें रख रही थी जब वो आदमी हॉस्पिटल टॉप के अंदर आया। वो उन्हें देखने के बाद अपने काउंटर की तरफ आई। वो झुककर टैग मशीन उठाने लगी। जब उसने CCTV फुटेज में देखा वो लोग सिगरेट के डब्बे उठाकर अपनी जेब में डाल रहे थे। 1 मिनट के लिए वो फ्रीज़ कर गई। उसे समझ ही नहीं आई कि क्या करे। उसने पुलिस को कॉल करने का फ़ैसला किया। उससे इमरजेंसी की सूरत कहा गया था कि वो ये नंबर फ़ौरन मिलाए। वो इस्तकी से कॉल मिलाने लगी। उसी वक्त वो 2 आदमी उसके सामने थे। उनके हाथ में गन देखकर उसके हौसला हता हो गए। पुलिस को बुलाने की कोशिश भी मत करना। ज़ोया सफ़ेद चेहरा लिए खड़ी। अब क्या करे, मगर सामने गन थामे वो खड़े थे। उसने कुछ कहना चाहा कि वो मज़ीद आगे आई। ठीक है, मैं नहीं कॉल करूँगी। वो इस बात में मुस्कुराया। उसकी अजीब नज़रें उसके गर्दन के गिर्द तवाफ़ कर रही थी। ज़ोहा को महसूस हुआ कि उसकी नज़रें इस हीरे और सोने के पेंडेंट की तरफ हैं जो उसकी माँ का था। ये कब बाहर निकल आया? असली है, चलो दो मुझे। नहीं। उसने तेज़ी से उस पेंडेंट को थामकर ज़ोर से नफीस में सर हिलाया। दो वरना मार दूंगा। नो। वो चीखी। वो पीछे हुई। वो तेज़ी से आगे आकर चेन छीनने लगा और उसने फिरती से खींची ही थी कि उसी लम्हे गोली उसके हाथ में लगी। वो चीखा। ज़ोहा एकदम झटके से पीछे। उसने देखा वही शख्स गन थामे तैर से उन्हें देखता वहाँ मौजूद था। दूसरा गन से जावेद को शूट करने लगा कि वो फिरती से पीछे हुआ। गोली दरवाजे पर जा लगी। ज़ोहा को लगा वो बेहोश हो जाएगी। जावेद ने उसी लम्हे उसे आदमी को पकड़ा और एक ही सेकंड में कटक की आवाज़ में उसके घुटने पर ज़ोरदार ठोकर मारकर उसकी हड्डी शायद तोड़ चुका था। जबकि दूसरा चीखता हुआ अपने हाथ थामकर गोली पकड़ने लगा। उसी लम्हे ज़ोहा को पता नहीं क्या हुआ। उसने सामने पड़ा सॉस का जार उठाया, उसके सर पे फेंका। वो पीछे होकर गिरा। 2 मिनट में ऐसा शोर उठ गया। जावेद उसे ज़ोर से सर पे ठोकर मारते हुए छोड़कर सीधा ज़ोहा के पास आया। आप ठीक हैं? ज़ोहा एकदम उसके हाथों में गन देकर 2 कदम पीछे हुई। बात सुने मेरी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। ये क्या हुआ है यहाँ? कॉल की आवाज़ सुनकर ज़ोहा को होश आया और वो तेज़ी से डर कर बैग थामे दूसरे दरवाजे की सिमत भागी। ज़ोहा, तुम कौन हो? कॉल ने उसे पुकार कर जावेद को देखा तो वो उसके पीछे जाने से पहले बोला, पुलिस।
पुलिस को बुलाओ, ये चोर है, ये डर गई होगी। वो तेज़ी से उसके पीछे भागा। वो तेज़ी से भागे जा रही थी। ज़ोहा बात सुने अपने फ़ोन से, ज़ोहा ऐसे मत भागी ज़ोहा। मगर वो सुन नहीं रही थी। उसे लगा उस पर इल्ज़ाम लगा वो जेल में चल जाएगी। इल्ज़ाम से तो वो भाग रही थी कि उस पर लग ना जाए, कि उसकी किस्मत अपनी माँ की तरह ना बन जाए। वो इन अनगिनत इल्ज़ामों से बचने के लिए तो ऐसे तन्हाई भरी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो उस लड़की के साथ भी दिखाई ना दे, ये उस पर चोरी का भी इल्ज़ाम ना लगे। लेकिन भागने से भी क्या होगा? मगर उसे समझ नहीं आ रही थी। अपनी किस्मत पर ऐसे फूट फूट के रोने का दिल चाहा। उसे माँ की आगोश में जाना था। वो बहुत अकेली थी। उसका कोई बहन, दोस्त, हमदर्द रिश्ता नहीं था। घर जाकर भी उसने कमर में खुद को बंद कर लिया। इल्ज़ाम देती नज़रों ज़ुबानों से बचने के लिए वो नींद की गोलियां खाकर सो गई। और सुबह भी जल्दी से घर से निकल आई और अब यह शख्स यहाँ मौजूद था। आप मेरे हाथों में गन देखकर डर गई होंगी और सिचुएशन भी ऐसी थी कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उन्होंने आपको कसूरवार नहीं ठहराया। फिर लोना आपसे मिलना चाहती थी। कॉलेज जॉन भी कुछ देर में आपको लेने आते होंगे। आपकी गलती नहीं थी। आप डर क्यों गई? इसमें आपका क्या कसूर? अब जहाँ ठहर गई, क्या उन्हें मैं बेकसूर लगती हूँ? क्या वाकई उन्हें मेरी गलती नहीं लगी? जी भला इसमें आपका क्या कसूर? सीसीटीवी कैमरा में भी इस बात का सबूत है। और घृणित लोना को वैसे भी आप पे भरोसा है। उन्हें पता कि आप ऐसा कर ही नहीं सकती, बल्कि ये सोच तो उन्हें आई ही नहीं। उनको आपकी फ़िक्र थी। थैंक यू सो मच। जवेद ने देखा उसकी आंखें नम थी। किस चीज़ का? मुझे बेकसूर कहने का। हालांकि उसने जान बचाई थी, मगर ज़ोहा के लिए जान बचाने से ज़्यादा कुछ और चीज़ मायने रखती थी। जवेद को ये लड़की पागल लगी। मैंने कुछ नहीं किया है। आप ये चेन भूल गई थी। उसने जेब से उसकी पेंडेंट निकाला। ये आपको कहाँ से मिला? वहीं से अगर आप वहाँ से भागती ना। ज़ोहा ने उससे लिया। उसने ज़ोर से मुट्ठी में बंद करके उसे देखा। जवेद उसे देख रहा था। चलता हूँ, यहीं देने आया था। वो जाने लगा जब वो बोली, हर चीज़ के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उसके लहजे तशक्कुर से भरपूर था। जवेद ने मुड़कर देखा उसकी मुस्कुराहट को। तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है? भा की बात उसके कानों में गूंजी। नहीं सर। बा जब से कराची से आई थी अजीब ही बातें करने लगी थी। अच्छा। वो सिगरेट का कश लेते हुए टहल रहा था। उसकी आंखें मेरे दिल में अजीब सा एहसास पैदा कर रही हैं। भाग्य मुँह से ये बात सुनकर जवेद को झटका लगा। दिल करता उसकी आंखों को कैद करके अपने पास ले आऊँ। अजीब बेचैनी है भाई। किसकी आंखें भा? मगर भा अपने ही लगे हुए थे। नहीं, मुझे वो पूरी चाहिए। दीदे कैसे लाऊं उसे? ये भा किसको लाने की बात कर रहे थे? वो उस हरे जोड़े में, वो उस जोड़े में उसकी खुशबू थी, या वो पता नहीं, मगर उसने मुझे अपनी तरफ खींचा। उसकी आंखें मेरा नाम ले रही थी। विदे, मुझे उसे लाना होगा। वो मेरी है। मेरी चीज़ इतनी दूर क्यों पड़ी है और मैं इतने आराम से यहाँ बैठा हूँ? सिकंदर भा की कीमती मता को कोई और ना उठा ले। और एक हफ्ते की बात थी। भा की वही मता उनके घर में सबकी भाभी के रूप में मौजूद थी। रिमशा। जावेद को अब दिल में उलझन पैदा होने लगी। बार बार भा की बातें कानों में गूंज रही थी। क्या भा इस वक्त वही महसूस कर रहे थे जो वो अब कर रहा था? भा के मशवरे की ज़रूरत थी। भा पता नहीं कहाँ चले गए। भा मेरी उलझन आप दूर कर सकते हैं। आप कहाँ चले गए? उसने मुड़ कर देखा। ज़ोहा वहाँ से चली गई थी। अच्छा प्रिंसेस, और क्या शिकायत है? वो वेट लिफ्टिंग कर रहा था। सामने रहा को देख रहा था जो बिना चलती ट्रेडमिल पे खुद ऐसे आगे पीछे चलकर सा स्ट्रेस दिखाई दे रही थी। नाना बंगी पापा मी अरू ऑन हिम मम्मी नो टॉक मी यू लीव मी पापा लीव मी ही प्ले विद मी यू नो प्ले। वो सामने बड़े होल्डर की तरफ हाथ भी बढ़ाना चाहती थी, मगर उसके नन्हे हाथ वहाँ पहुँच नहीं पाए। वो ट्रेडमिल को घूरने लगी। अरे यार, कहाँ जाना है मेरी बेटी ने? बताओ मुझे। मी नो वाना गो यू नो लिसी नाना मी से पापा काल हिम ही नो कम मी बिकम टू आई नो लावरू रहा नहीं। मी वाना शो पापा बंगी पापा मुठियाँ बनाए वो तेज़ी से बोली। इधर आओ। रहा ने सीने पे बाजू लपेटी। नो नाना मी मेड। खदार को हंसी आई, मगर वो कोई ढील नहीं दे सकता था। अरहा वैसे तो बड़ी समझदार और खुशअखलाक बच्ची थी, मगर जब उसके मुताबिक वो मेड होती थी तो बिल्कुल सिकंदर भा को भी पीछे छोड़ देती। अरू को फिर सज़ा मिलेगी अगर अरू नाना के पास ना आई। मी जूनियर भा में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। नो यू नॉट। अरू क्या बात है, क्यों इतना गुस्सा है? मी राइट पापा नो कमी ही नो सैंडी ही नो से लाई आपी से शी कमिंग। आपने पापा को क्या? अरू। अरहा ने जैसे ही नाना की बात सुनी तो वो सीढ़ी की तरफ बढ़ी। कहाँ जा रही हो अरू? नो
यू स्टे कमी। हाँ मैडम, पता है आप अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित करना चाहती हैं, मगर मैं चल रहा हूँ, पता तो चले क्या किया आपने। नो स्टे नाना, यू डूई वर्की, मी कमी ना गो। ठीक है, लो फिर इधर इंतज़ार कर रहा हूँ। यू नो कि मी ओके मी कमिंग। अरहा फिर मज़े से ऊपर चढ़ने लगी। हदाद उसे रोकता नहीं था, वो चाहता था कि अरहा हर चीज़ सीखे क्योंकि उसमें सीखने की सलाहियत थी। आज जब वो कह रही थी, उसके पापा को कॉल की थी और पापा आगे से कोई जवाब नहीं दे रहे थे, तब से हदाद के दिल को कुछ हो गया था। उसने दोबारा ये काम अरू को करते हुए देखा। वो उसकी सालगिरह वाला दिन याद करने लगा जब वो छुपकर नाना का फ़ोन उठाया बाहर जाने लगी। पापा अरू बर्थडे मी वान यू, पापा मम्मी नो टाकी, मी वान गिफ्ट यू, मी वाना कट केकी, मी नो ईट, पापा नो एंगी, अरू मिस्सी। वो रो रही थी। मी नो स्केयर मम्मी, पापा मी गुड गर्ल, मी नो बैड कम पापा। दाद इस वक्त बाहर आया और उसके साथ बैठा। ही नो से ही नो लव अरू, ही गोन नाना। वो इतनी समझदार क्यों थी, औरों की तरह इतने बेखबर क्यों नहीं रह सकती थी। इस अक्लमंद के मुजस्समे से क्या कहे जो इतनी आसानी से बेवकूफ़ भी नहीं बन सकती थी। ही नो से नाना, अरहा मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, वो देखो। जबकि अरहा सुन नहीं रही थी, दोनों हाथों से हदाद को फ़ोन पकड़ाए बोली, टाक पापा नाना, ही नो से मी अरू वान ही मम्मी नो विद मी नो वान लाइक अरू। इधर आओ नाना की जान, सब अरहा को लाइक करते हैं और इतनी प्यारी है, क्यों नहीं लाइक करेंगे नाना हैं। नो आपी, नो मम्मी, नो पापा, मेरा वादा है सब आएंगे, फिर हम अरू की ग्रैंड से पार्टी रखेंगे, प्रॉमिस। सबको ट्रम्पल करूँगा ना तो देखना। अच्छा गिफ्ट नहीं देखना मैं कितनी ज़बरदस्त चीज़ें लाया हूँ अरू के लिए। इसमें अरू खुश लिखेगी तो पापा उसे देखेंगे और पढ़ेंगे। अब अरहा चौंकी।